चलिए भाई, सब लोग आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल का अगला लेक्चर अपना। देखिए, अभी तक पिछले लेक्चर में मैंने आपको सवाल मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर तक पढ़ाया था, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। उसी का एक पार्ट है। जैसे आपने जितने डेफिनेशंस पढ़े थे उनके बीच रिलेशनशिप देखा था और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। डेफिनेशन में हमने पढ़ा होगा वाटर कंटेंट के बारे में, ठीक है। अब वाटर कंटेंट किसी सॉइल का क्या होता है ये तो आप जान चुके हैं। वाटर कंटेंट इज नथिंग बट weight of water to the weight of solid. Water content is the ratio of weight of water to the weight of solid. तो इस हिसाब से अगर आपने देखा होगा फॉर्मूला, तो आपने ये पाया होगा कि उसमें हमें किसी सॉइल का अगर वाटर पता हो कि उसमें कितना वेट है वाटर का और सॉलिड, तो वो पता कर लेंगे। तो उसको निकालने के लिए कई सारे मेथड हैं। जैसे किसी सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना हो तो कई सारे मेथड हैं। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, निश्चित रूप से कई बार बोल दिया जाता है कि ये वाला जो है मेथड से बताइए वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे। सो वाटर कंटेंट निकालने का ये दूसरा वाला मेथड है। कई सारे मेथड है। किसी मेथड का नाम देकर भी पूछ सकता है कि इस मेथड के बारे में बताइए, ठीक है। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज देखिए यहाँ पे है, पहला मेथड जो सबसे विश्वसनीय है। विश्वसनीय का मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो इस मेथड का यूज जिसको बोलते हैं हम लोग ओवन ड्राइंग मेथड या भट्ठी शुष्क विधि, हिंदी में बोलेंगे भट्ठी शुष्क विधि यानी ओवन ड्राइंग मेथड। ये बहुत सिंपल मेथड है, बहुत कैसे इसको यूज करना है बस देखिए। सब एक सबसे बेस्ट मेथड ये है ओवन ड्राइंग मेथड, इसको समझ लीजिए। बाकी सारे भी हैं लेकिन सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। इसमें भी एक कमी है, अब वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वो कमियां बाकी इसकी अच्छाइयों के आगे फीकी पड़ जाती है। देखते हैं हम लोग सबसे बड़ी चीज। सबसे पहले हम लोग ओवन ड्राइंग मेथड में बात करते हैं। जैसे किसी सॉइल का सैंपल लिया, सपोज यहाँ पे जब सबसे पहले मेथड की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करेंगे, ओवन ड्राइंग मेथड की। ओवन ड्राइंग मेथड इसका देखिए, जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाया है तो नोट्स देख देख के बनाते जाइए। अंत में मिलेगा नोट्स, तो हो सकता है पेड मिले, तो बेहतर होगा कि आप उसको ले लीजिए, यहीं से बनाते जाइए अपने आप से। मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप सुन सुन के नोट्स बनाते ना तो बहुत अच्छा आप अपने लिए। और सेल्फ मेड जो नोट्स होती है ना वो बड़ी बेस्ट होती है, जो खुद से बनाई गई होती है। तो ओवन ड्राइंग मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले सॉइल का जिस सैंपल का हमें वाटर कंटेंट निकालना है उसका कुछ पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। एक कप में या प्याली वगैरह में किसी चीज में, मतलब लैब में जाएंगे तो कप होते हैं उसमें, जिसमें प्लेट होती है जिसमें सॉइल को आप ले सकते हैं। तो चलिए, खाली प्याली का वेट अगर आपने कर लिया है, सपोज मतलब वेट ऑफ कप या प्लेट जो भी आप यूज कर रहे हो, तो कप का वेट जो है वो सपोज करिए W1 है, ठीक है ना। अब आप उसमें ले लीजिए कुछ सॉइल जिसका वाटर कंटेंट निकालना है कि इसमें कितना पानी वाटर कंटेंट लिया आपने, तो उसमें तो आप लिखेंगे आप वेट ऑफ कप और प्लस वेट ऑफ सॉइल, यानी सॉइल आपका हो गया कप और सॉइल दोनों का वेट मिला करके जो हुआ वो सपोज करिए W2 हुआ, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, इसको तौल लिए, इसको तौलते जाना सबको, बीम बैलेंस से तौलते हैं। बीम बैलेंस का मतलब होता है ऐसा तराजू होता है लैब के अंदर, वो शीशे के बॉक्स में होता है, बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट लेता है वो, काफी शुद्ध उसमें आपको माप मिल जाती है, ठीक है। तो W1 W2 आपको पता चल गया। अगर आपको पता करना हो इसमें कि वेट ऑफ सॉइल मास कितना है, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ये कर लीजिए, ये दोनों काम कर लिया आपने। अब इसको उठा के प्याली के साथ ले जाके लैब में ओवन होती है यानी भट्ठी होती है, उसमें ले जाके सुखा दीजिए। कितने देर तक सुखाएंगे और कितने टेम्परेचर पर सुखाएंगे, तो टेम्परेचर यहां पर लिखा हमने, आफ्टर ड्राइंग सॉइल मास का मतलब वही सॉइल का जो ढेर है, सॉइल मास एट 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 24 आवर्स, मतलब उसको 24 घंटे तक आप सुखा सकते हैं। क्या, सुखाना ही है। कुछ सॉइल जल्दी सूख जाती है, जैसे बालू वगैरह वाली सॉइल हो तो जल्दी सूख जाती है, लेकिन ज्यादातर जो कोहेसिव सॉइल होती है वो 24 आवर्स तक पूरी तरह से सूखती है। तो चलिए, इतने देर तक आपने इसको सुखा लिया। टेम्परेचर इतना इतना रखना है आपको ताकि पानी उसमें से क्या हो, पूरी तरह से उड़ जाए, ठीक है, खत्म हो जाए। अब उसके बाद अगेन आपने फिर उसके ये के लिए आफ्टर ड्राइंग मतलब सुखाने के बाद, अब देखिए लिखेंगे वेट ऑफ सॉइल प्लस कप, मैंने कप में ही तो सॉइल आप रखे थे ओवन के अंदर। अब वो कितना हो जाएगा, सपोज W3 हो गया। बात समझ गए, W3 यहां से हो गया। तो अब देखिए ये वेट ऑफ सॉइल और कप है, सूखी अवस्था में है,
तो ये पहले की तुलना में कम होगा, और कमी किस वजह से आई होगी, क्योंकि उसमें पानी था, वो पानी गायब हो गया है, अब दोबारा तौलेंगे तो W3 कम आएगा। तो वो पानी किस वजह से कम आई, तो इसलिए हम लिखेंगे अब वाटर कंटेंट स्मॉल w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W3 जो है वो सूखा हुआ है और पहले W2 था, तो लिखेंगे हम लोग W2 माइनस W3, मतलब पहले पानी के साथ में था सॉइल, उसमें कप में, कप का वेट तो वही है, ये पानी के साथ वेट था, यहाँ W2 माइनस W3, इसमें से पानी निकला, और नीचे देखिए जो वाटर कंटेंट होता है वो होता क्या, आप जानते हैं वाटर कंटेंट जो होता है वो होता है W अपॉन WS, ये होता है वाटर कंटेंट, मतलब वेट ऑफ लिक्विड प्लस वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। तो इसको लिखेंगे क्या, W को तो लिख दिया आपने W2 माइनस W3, अरे W2 मतलब ये पूरा कप और सॉयल, अब प्लस वाटर इसमें कर सकते हैं, और इसमें केवल सॉयल और ये बचा हुआ है, W2 माइनस W3 में वाटर है, और नीचे WS कैसे पता चलेगा, WS मतलब केवल सॉलिड, तो W3 जो आपका है, W3 मतलब ये वाला जिसमें सॉयल और कप है, जिसमें पानी सूख चुका है, उसमें से प्याली का वेट W1 क्या करिए, माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया आपका W1, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट। परसेंटेज में बताना हो तो इसी के आगे 100 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है, क्या किया हमने, वाटर कंटेंट मतलब स्मॉल w इज इक्वल टू W अपॉन WS, W की वैल्यू कैसे पता चलेगी, W2 मतलब क्या हुआ, ये वाला देखिए, इसमें एक चीज समझिए, इसको ऐसे और समझिए, इसमें है ना वेट ऑफ कप है, तो वेट ऑफ कप सॉइल प्लस वाटर, उसी में पानी भी तो है, तो आप इसको कर लीजिए तो ज्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ये W2 है आपका, ये W2 है, जब सुखा देंगे तो देखिए सॉइल और कप तो बचेंगे और पानी क्या हो जाएगा, गायब, तो W2 में से W3 माइनस करने पर उसमें जो पानी था वो गायब हो गया है क्योंकि सूख गया भट्टी में, और W माइनस WS में W2 माइनस W3, और ये W3 जो है उसमें से अब कप का वेट घटा दिए हैं, यानी W3 माइनस W1 इंटू 100 कर दिए हैं, तो पता चल गया कि वाटर कंटेंट कितना होगा। ये अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आपको करने में वाटर कंटेंट निकालने में सबसे बेस्ट मेथड है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, 24 घंटे आपको वाटर कंटेंट निकालने में 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। आज चाहते हैं तो रिजल्ट आपको कल मिलेगा लैब में। बात समझ में आ रही है, तो ये इसका प्रोसेस होता है, केवल ये इसके बारे में आपको बता दूं, पहली बात कि ये लैब में किया जाने वाला मेथड है, लैब मेथड है, लैब मेथड। दूसरा इसके बारे में जरूरी बात, ये टाइम टेकिंग है, मतलब समय लेता है। अब तीसरा इसके बारे में जरूरी बात कि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, एक्यूरेट मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा मतलब बढ़िया रिजल्ट देने वाला मेथड है। ये तीनों इसके बारे में खास बातें, विधि आपको समझ में आ गई है और ये आप लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। वाटर कंटेंट निकालने की भट्टी शुष्क विधि या ओवन ड्राई मेथड को समझाना है तो ये आप पूरा समझा दीजिए, बहुत अच्छा नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। अब दूसरे मेथड की देखिए, इसकी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट हमने दोनों यहीं पर लिख दिए हैं, तो बाकी हम चाहते क्या है कि समय बहुत ज्यादा लग रहा है तो हम समय को कम लगाना चाहते हैं, तो बाकी दूसरा मेथड देखते हैं, पिक्नोमीटर मेथड है। देखिए ये सबसे एक्यूरेट है, ये वाला जो अभी आपने पढ़ा पिक्नोमीटर क्विक मेथड। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो हम यहाँ पर दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं यहीं पर। तो दूसरा मेथड आपका है पिक्नोमीटर मेथड। ये बहुत ही क्या है, इसके अंदर खास बात क्या है, इट इज वेरी क्विक मेथड है, जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये ज्यादा सूटेबल है कोहेशन लेस सॉइल के लिए, जो ऐसी सॉइल हो जिसमें क्लेई पार्टिकल ज्यादा हो उसके लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ये किसके लिए है, स्पेशली सूटेबल फॉर कोहेशन लेस सॉइल। क्यों है ये भी मैं बता सकता हूं आपको, जरा इसकी प्रोसेस को समझेंगे तब पता चलेगा कि क्यों ऐसा है। क्विक मेथड है। दूसरा ये भी एक लैब मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, ये भी एक तरह का क्या है, लेबोरेटरी मेथड है। कैसे, इसके लिए करना क्या पड़ता है, एक बॉटल होती है लैब में, उस बॉटल को बोलते हैं हम लोग पिक्नोमीटर। ये बॉटल बिल्कुल ऐसी दिखती है, ऐसे ही लैब में जाएंगे तो दिखेगी ये बॉटल, इसको बोलते हैं पिक्नोमीटर। तो इसके करने के लिए सबसे पहले पिक्नोमीटर का यूज करते हैं, इसके
पिक्नोमीटर क्या होती है? खाली बॉटल है जिसके ऊपर ढक्कन लगा है और ढक्कन के ऊपर होल होता है जिसमें से अगर अंदर कुछ हो तो हवा बाहर निकल सकती है, ऐसा व्यवस्था है। तो सबसे पहले खाली पिक्नोमीटर का वेट कितना लेंगे हम लोग? चलिए, पिक्नोमीटर बिल्कुल खाली है, पिक्नोमीटर इसका वेट कितना है? केवल पिक्नोमीटर का ये वेट को मान लिया हमने W1। दूसरे केस में हमने वो सॉइल ली जिसका वाटर कंटेंट निकालना है। तो चलिए, पिक्नोमीटर प्लस प्लस सॉइल, ये कितना हो जाएगा? W2। ये क्या है भाई? इसमें है पिक्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब देखिए, ये मेथड एग्जाम में आता है, इससे ध्यान से समझ लीजिए। डिस्टिल मतलब आशुद्ध जल होता है, बराबर हो गया W3 और फिर इसमें है केवल पिक्नोमीटर प्लस डिस्टिल्ड वाटर और इस केस में ये हो जाएगा W4। ये चार तरीके से हमने, एक ही पिक्नोमीटर है, ये पिक्नोमीटर था, इसमें हमने वो सॉइल ली। तो देखिए, जो सॉइल आप लेंगे वो उसमें कुछ सॉलिड होंगे। तो देखिए, ब्लैक वाले को मैंने सॉलिड से दिखाया है, उसी सॉलिड में कुछ वाटर होगा। आप कहेंगे सर वो तो मिला होगा आपस में। मैं अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूं ताकि समझाने में आसानी हो, फेज डायग्राम के फॉर्म में इसको मैं दिखा रहा हूं। ये जो सॉइल है केवल सॉलिड है, उसमें कुछ पानी मिला हुआ है, नहीं मालूम है कितना। आप पिक्नोमीटर में लेंगे, आप जो मिट्टी लेंगे उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम कण एकदम नीचे हो गए और पानी एकदम ऊपर हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन हम समझाने के लिए इसको ऐसा ले रहे हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। देखिए कैसे होगा। अगर आप पिक्नोमीटर देख चुके हैं कि ये पिक्नोमीटर, इसमें वो सॉइल है, इसमें सॉइल ये वाली जो है वो आपकी सॉइल है और ये आपका जो है ये सॉइल सॉलिड है, केवल सॉइल सॉलिड, और ये उसमें उपस्थित जल है पानी के अंदर जो निकालना है। फिर इसी पिक्नोमीटर को ले गए और ऊपर से हमने आशुद्ध जल इसमें पूरा भर दिया। कहां तक भर दिया? यहां से यहां तक पूरा इसमें पानी भर दिया। तो इसका पानी और उसका पानी सब मिल करके सॉइल के अंदर पानी वो भी भर गया और ये केवल सॉलिड यहां बचे हैं प्लस पूरा पानी यहां तक। फिर पूरा खाली किया और फिर इसका सबका वेट करते जाना। पहले खाली पिक्नोमीटर का वेट किए, फिर इसका वेट किए, फिर इसका W1 W2 W3। अब केवल पिक्नोमीटर के साथ सब खाली करके डिस्टिल्ड वाटर ले लिए, इसका वेट किए W4 है। अब देखिए, अगर हम ऐसा करें इसमें, अब इसको सबसे पहले पिक्नोमीटर में जब लिखने जाएंगे कि पिक्नोमीटर विधि, तो पिक्नोमीटर विधि क्या होती है? ये सबसे अच्छा है। मतलब देखिए, कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ाते हैं। भैया मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, कहो तो भोजपुरी में पढ़ा दूं। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आप कितना अपने आप एडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। आप बहुत सिंपल हिंदी, क्या मैं अंग्रेज की औलाद थोड़ी हूं, मुझे भी हिंदी आती है। लेकिन एक चीज बताऊं, टेक्निकल शब्द जो हैं उनको धीरे धीरे आदत डालिए सुनने का। हिंदी मत करिए, हिंदी ही मैं बोल रहा हूं, बस ये शब्दों के नाम भूल जा रहा हूं, वो भी मैं हिंदी में बोल दूंगा, चिंता मत करिए आप, ठीक है। ये बताइए, मैंने लिखा कि स्पेशली सुटेबल फॉर कोहेशनलेस सॉइल, इसका मतलब क्या होता है? ये पहले पिक्नोमीटर में लिखने आएंगे तो बोलेंगे यह जलांश निकालने की तेज विधि है जो प्रयोगशाला में यानी लैब में की जाती है। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ये कोहेशनलेस मतलब ससंजनहीन मृदा के लिए उपयुक्त है। ये सारी चीजें लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे विधि यानी मेथड क्या है। तो मेथड में आप दिखाएंगे कि मेथड में सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद आप लिखेंगे कि ये पिक्नोमीटर का भार इतना है, ये सारा चीज आप दिखा लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द, अब ऊपर के हिसाब से हम बात करें, अकॉर्डिंग टू एबव गिवन डायग्राम मतलब ऊपर दिखाए गए चित्र के अनुसार, अगर हम लोग ऊपर चित्र में से देखिए ध्यान से, W3 है, W3 मतलब ये वाला हिस्सा, इसमें से हम लोग वेट ऑफ सॉलिड माइनस कर रहे हैं, मतलब ये सॉलिड का वेट हम माइनस कर रहे हैं। तो क्या ये W4 के बराबर हो जाएगा? W4 के बराबर हो जाएगा? तो कहेंगे नहीं सर, आप सॉलिड इसमें से घुमा जरूर रहे हैं लेकिन इतना जगह तो खाली हो गया, इसमें यहाँ पे W4 कैसे हुआ? W4 में से तो आप यहाँ एक काम करिए, इतना पानी भी निकाल दीजिए W4 में से, ये जो हिस्सा है वो पानी W4 में से क्या करिए? निकाल दीजिए। तो होगा क्या कि वो बराबर हो जाएगा। तो देखिए, सपोज करिए यहाँ पे ध्यान से कि W3 में से हमने WS मतलब वेट ऑफ सॉलिड माइनस कर दिया,
तो W4 में से भी हम कुछ माइनस करें ताकि दोनों बराबर हो जाएं। W4 में से हमने अगर इन कणों का, ये जो पूरे सॉलिड का वेट है वो WS है और उसका आयतन VS है, तो अगर इसी के आयतन के बराबर पानी हटा दे इसमें से, अरे ये कुछ जगह घेरा होगा ना। अच्छा, इन दोनों में भारी कौन है अभी फिलहाल में ये भारी है। क्यों? इसमें पानी ज्यादा है, लेकिन इसमें पानी की जगह पर सॉलिड है। हम सॉलिड को हटाए हैं और इसमें से फिर पानी को भी हटा दें, तो पानी को जब हम हटाएंगे इसमें से, तो ये पूरा पोर्शन यहां से हो जाएगा गायब, और गायब होगा तो W4 में से हम लोग VS गामा W माइनस करेंगे। VS गामा W क्यों भाई? अरे वेट ऑफ सॉलिड, तो जैसे मान लीजिए यहां से WS माइनस किए तो ये जगह खाली करेंगे, इसमें से कितना पानी गायब हुआ। अगर पूछें कि इसमें से कितना पानी गायब हुआ, अब देखिए इसमें से पानी गायब किए, इसमें से सॉलिड गायब कर दिए। चलिए यहां से सॉलिड गायब करते हैं और इसमें से हम लोग गायब करते हैं, कर नहीं रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि गायब हो रहा है। तो अब बढ़ाइए, दोनों का वेट बराबर हो गया ना पूरा, तो बराबर में से हमने W3 में से इस पूरे में से सॉलिड माइनस किया, तो W4 में से सॉलिड के आयतन के बराबर पानी गायब करेंगे। सॉलिड के आयतन के बराबर पानी गायब करेंगे, और पानी का वेट कितना होता है? वेट ऑफ वाटर कितना होगा? वेट ऑफ वाटर कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ही वेट होता है किसी भी चीज का। कितना पानी गायब हुआ? तो VS के बराबर। घनत्व तो कितना था? गामा W, तो पूरा W4 में से VS गामा W हमने माइनस कर दिया। अब यहीं से देखिएगा, तो W3 यहाँ पे है, माइनस हुआ W4 इधर ला दिया हमने, और इस WS को उधर भेजा, WS माइनस VS गामा W, और नीचे भी G और ऊपर भी G से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब एक चीज हम जानते हैं, G गामा W जो होता है, G गामा W ये मिला के गामा S होता है। तो यहाँ पर तो वही लिख रहे हैं, W3 माइनस W4 बराबर WS माइनस, अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये पूरा जो, इसको यहाँ साइड में ऐसे समझिएगा, साइड में कि G गामा W बराबर होता है गामा S, और गामा S VS बराबर होता है WS। कैसे? आप पीछे पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिए जाके, पढ़ाई इतना है तो पिछला लेक्चर क्लियर होगा तभी यहाँ आइएगा। जानते हैं आप WS कैसे हुआ है? अरे आप गामा S बराबर होता है WS अपॉन VS। गामा S मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, वो होता है WS अपॉन VS, तो वही VS इसके साथ आ गया। और G गामा W कैसे? तो G बराबर होता है गामा S अपॉन गामा W। किसी भी पदार्थ के घनत्व में जल के घनत्व से भाग देने पर G मिलता है। पता चल गया कि G गामा W गामा S है, और जब ये गामा S है तो गामा S और VS मिला के हो गए WS, और नीचे G का G बचा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ पर लिखें W3 माइनस W4 इज इक्वल टू WS, हमने यहाँ पे कॉमन किया तो बचा 1 माइनस 1 अपॉन G। क्लियर है? यहाँ से W3 माइनस W4 जब हम लोग करेंगे तो बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा G माइनस 1 अपॉन G। ये अभी किसका वैल्यू? अभी देखिए ये WS है भाई, ये WS है, तो यहां से हम लोग WS की वैल्यू निकाले। क्या आया WS का वैल्यू? अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या होता है, इसको हमने मिटाइए, समझाने के लिए था। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हम लोग इसी जगह पे देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। यहां से WS बराबर जब लेंगे कि WS कितना होगा, तो WS में इसको भेजेंगे तो W3 माइनस W4 ये हो गया, W3 माइनस W4, G आएगा G अपॉन G माइनस 1, ये आ गया किसका वैल्यू? WS का वैल्यू। WS का वैल्यू क्या होगा? G अपॉन G माइनस 1, और W3 W माइनस 4 तो था ही। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं भाई यहाँ पे, कि जो वाटर कंटेंट, इसलिए वाटर कंटेंट ये होता कितना है? स्मॉल w इज इक्वल टू, तो ये होता है W अपॉन WS, यही तो होता है वाटर कंटेंट का वैल्यू। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? W को, अब W तो हमें नहीं मालूम है, हमें एक चीज मालूम है कि W माइनस WS बराबर होगा W। पूरे सैंपल में से सॉलिड का वेट हटा दें तो वाटर का वेट आ जाएगा। क्लियर है? तो सैंपल में से पूरे वेट में से सॉलिड का वेट हटाएं तो आ गया यहाँ पे WS। ये बताइए W, अब इसको अलग थोड़ा कर लेते हैं, W अपॉन WS कर दिया हमने, अब माइनस कर दिया 1। कैसे? अलग अलग कर लीजिए ना डिनोमिनेटर को।
यहाँ पे WS इसके साथ कर दिए, वहां तो ये -1 हो जाएगा। क्लियर आ गई बात यहाँ पे? अगर ये समझ में आया है तो फिर ये भी समझिए जरा। यहाँ से फिर से मिटा रहा हूं मैं इसको पिक्नोमीटर में, देखिए यहाँ पे, वो वहां से इधर आ जाइए, यहाँ से पूरा इस चीज को समझिए ध्यान से। वही चीज मैं लिख रहा हूं कि स्मॉल w इज इक्वल टू, आपने लिखा है W/WS, यही लिखा ना कि W/W, तो W क्या होगा? W देखिए टोटल वेट होता है, जिसमें से आपने माइनस किया था वेट ऑफ सॉलिड, तो टोटल वेट कैसे मिलेगा ये बताइए? ये सॉइल का टोटल वेट है ना, तो W2 में से W1 माइनस कर दें। अरे इसमें टोटल सॉइल भरी हुई है, इस पूरे W2 में से पिक्नोमीटर हटा देंगे तो किसका वेट बचेगा? केवल सॉइल का। तो W2 माइनस W1 ये किसका वेट है? ये वेट है किसका? इनका, इसमें से माइनस किस? टोटल सॉइल का, डिवाइडेड बाई WS का वैल्यू ये क्या है? WS की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, WS का वैल्यू ये निकाले हम लोग, ये WS रहा यहीं पर, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ठीक है। WS की वैल्यू रखते हैं नीचे, तो आ जाएगा W3 माइनस W4, इसके साथ लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये नीचे है तो G-1 ऊपर जाएगा, G-1 अपॉन G। ध्यान से समझिए इसको, ये W2 माइनस W1 जो आप लिखे हैं वो किसका है? W है वहां पे, देखिए वहां पे W है। WS की वैल्यू देखिए ये नीचे था G-1, तो वो ऊपर चला गया और G इसके साथ ही में था, वो आ गया। और ये तो किसका था? ये तो स्मॉल w, ये तो केवल W अपॉन W, -1 कहाँ गया? तो -1 यहाँ आगे आ गया। यही फॉर्मूला है वाटर कंटेंट का पिक्नोमीटर से। याद करने का तरीका है G-1 अपॉन G कुल -1, इसको याद करने का तरीका है सिंपली, बस ये एरो याद रखिएगा, ये एरो याद रखिएगा। कैसे? W1 W2 W3 W4, ये ऐसे सीक्वेंस घुमाइएगा, याद करने का तरीका है। बाकी रहा समझने की बात, तो कैसे डेराइवेशन हुआ है फॉर्मूले का वो आप बखूबी यहाँ पर समझ चुके हैं। तो पिक्नोमीटर मेथड में हमने देखा कि ये तुरंत तो हो जाएगा, पलटिए वेट करते जाइए। जब एक बार आपने चारों का वेट ले लिया, खाली का ले लीजिए, सॉइल को भर लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, फिर सब हटा के पानी डाल दीजिए, चारों वेट पता करके कागज पे नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए। यहाँ W2 रखिए, W1 रखिए, W3 W4 जी। यहाँ स्पेशल बात यह है कि अगर आपको यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम नहीं होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल must be known for using पिक्नोमीटर को यूज करने के लिए निश्चित रूप से G मालूम होना चाहिए। बाकी चारों तो आपको चाहिए ही, लेकिन साथ में सॉइल का जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निश्चित रूप से मालूम होनी चाहिए। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें आपको कि कैसे पिक्नोमीटर का यूज करके आपने वाटर कंटेंट निकाला। ये सब प्रोसेस थे, डेराइवेशन था, काम बस इस फॉर्मूले का है। अगर आपको ये दे दिया जाए कि W1 कितना है, W2 कितना है, W3 कितना है, W4 कितना है, तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 2 मेथड आपके हो चुके हैं इसमें, कौन कौन से? ऊपर, बाकी सब नॉर्मल मेथड है, उनको केवल मुंह से बोल दूंगा, सुन लीजिएगा, उनका प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहली चीज यहां पर देखिए, ओवन ड्राई मेथड समझे, पिक्नोमीटर मेजर मेथड थे सबके बारे में। ये फील्ड मेथड है, लैब मेथड है, ये भी लैब मेथड है। सैंड बाथ मेथड जो होता है वो एक तरीके का फील्ड मेथड है, ठीक है। फील्ड मेथड का मतलब, इसमें देखिए ओवन ड्राई में टेम्परेचर पर कंट्रोल था। ये टेम्परेचर कंट्रोल में आपने जो 110 डिग्री सेल्सियस रखा था, उसका कुछ रीजन था भाई। क्या रखने का रीजन था बताइए? रीजन उसका ये था कि आप सॉइल के अंदर उसकी कई टाइप के वाटर होते हैं। सॉइल वाटर अगर आप पढ़ेंगे तो कई टाइप के उसमें वाटर होते हैं, जिसमें बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल वाटर भी एक होता है, जो उसके साथ केमिकली बॉन्डेड होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर हम तेज टेम्परेचर पर जैसे ले गए 24 घंटे तक, तेज टेम्परेचर सर तेज करके जल्दी सुखा दीजिए, तो पता चलेगा सॉइल के अंदर जो रुका हुआ पानी है वो तो जाएगा ही, साथ में स्ट्रक्चरल वाटर भी उसका क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए टेम्परेचर पर कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन जो सैंड बाथ मेथड है उसमें सॉइल को किसी डब्बे में रख लेते हैं
और बालू गर्म करते हैं साइट पर ही चेक करना, साइट मतलब समझ रहे हैं, जहां काम और लैब में आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर बालू गर्म किए, बालू के अंदर डिब्बी को सॉइल भर के पहले वेट किए, डिब्बी में सॉइल लेके उसका वेट किए, वेट कुछ ले लिए, फिर उसको गर्म बालू में जाके डाल दिए। तो सैंड से बात करा रहे हैं, सैंड बाथ मेथड है। थोड़ी देर बाद उसको फिर निकालेंगे, उसके वेट में कमी आ जाएगी क्योंकि पानी उसमें क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो फिर वही प्रोसेस पुराना ओवन ड्राई वाला कि उसका पुराना वेट और नए वेट का कंपेयर करेंगे, जो लॉस हुआ, लॉस इन वाटर अपॉन एक्चुअल वेट, सबका कंपेयर करके फिर आप उसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से अल्कोहल या स्पिरिट मेथड है, इसमें तो एकदम देखिए ये सैंड बाथ मेथड में ना टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो इसमें स्ट्रक्चरल वाटर के जल जाने की संभावना रहती है। ऐसी मिट्टी जिसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा हो, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, मिट्टियां जो होती हैं इनऑर्गेनिक होती हैं जो जलती नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक जो पेड़ पौधे जड़ें तने पत्तियां इनके सड़ने गलने से बनी हुई हैं, उन मिट्टियों को ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। और ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर ज्यादा टेम्परेचर पर जाने पे ऑर्गन से बनी है ना, ऑर्गन से बनी है तो ऑर्गेनिक है, तो इससे वो जल भी जाती है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये मेथड हो चाहे अल्कोहल और स्पिरिट मेथड, दोनों ही फील्ड मेथड है, दोनों ही फील्ड मेथड है। और अल्कोहल स्पिरिट में तो हद हो जाती है, सॉइल को पहले तौल लिए फिर उसमें स्पिरिट डाल दिए, पूरे सॉइल में चला गया, अब उसमें आग लगा दिए, या अल्कोहल डाल दिए आग लगा दिए, पानी जल गया पूरा, तो पूरा सॉइल भी तो जल गई, उसका स्ट्रक्चरल वाटर भी तो जल गया, तो वाटर कंटेंट तो निकलेगा लेकिन वो सही तरीका नहीं, क्योंकि उसमें जो पानी गायब हुआ वो स्ट्रक्चरल वाटर भी गायब हुआ, लेकिन काम भर का काम दोनों कर जाते हैं, इमरजेंसी में दोनों काम आ जाते हैं। एक कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। कैल्शियम कार्बाइड में होता क्या है कि कोई सॉइल होती है, अच्छा देखिए इन सब के बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, तो थ्योरेटिकल में आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा नोट्स तो बाद में मिलेगी। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड क्या है, इसमें होता क्या है, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर पूरा बंद रहता है, उसमें उस सॉइल को रख देते हैं, उस सॉइल का केवल 5 से 7 ग्राम सॉइल इसमें रखी जाती है, 5 से 7 ग्राम सॉइल, और उस सिलेंडर के अंदर डाल के चम्मच में कैल्शियम कार्बाइड ले जाके उसमें डाल दिया जाता है। तो उस सिलेंडर के साथ ना एक प्रेशर गेज कनेक्टेड होता है, मतलब प्रेशर गेज का मतलब जो दाब मापता हो। आप जब जानते हैं जब कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 जो होता है वो सॉइल में उपस्थित जो जल होता है, जो वाटर कंटेंट की वजह से है, उस जल से क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाएगा। अब वो एसिटिलीन गैस क्या करेगी, वो एसिटिलीन गैस सिलेंडर की दीवारों पर दाब डालती है, तो जितना ही ज्यादा पानी होगा दाब उतना ही ज्यादा देगा सिलेंडर। इस आधार पर, इस तथ्य को आधार माना गया कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा है। अगर प्रेशर कम आ रहा है इसका मतलब पानी कम था और रिएक्शन से कम एसिटिलीन गैस बनी है। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज क्लियर हुआ कि इसका जो बेस है वो एसिटिलीन गैस का प्रेशर माप करके इनडायरेक्ट मापा जाता है। देखिए ये डायरेक्ट मेजरमेंट था, ये भी डायरेक्ट मेजरमेंट था, ये भी डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट, लेकिन ये कैल्शियम कार्बाइड और रैपिड मॉइस्चर मीटर इनडायरेक्ट मेथड में आते हैं। ये चारों थ्योरेटिकल पार्ट हैं, इनको आप बुक से आसानी से पढ़ लीजिएगा, समझ में तो आप मैंने समझा ही दिया, आ ही गया है। ठीक है, ये दोनों पार्ट जो है आपका पिक्नोमीटर और ओवन ड्राई, ये मेन थे, जिनको समझने में दिक्कत आती है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, तो फिर फटाफट शेयर लाइक करते रहिए, और अगर आप मुझे जितना ज्यादा इंकरेज करते जाएंगे वीडियो उतनी जल्दी तेजी से अच्छी आती रहेगी, और कमेंट्स अच्छे डालिए ताकि मस्त हो जाऊं मैं सुन करके और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए